हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और मैं आपकी टीचर हूँ, आपके साथ दीक्षा। और आज हम करेंगे क्लास 6 विज्ञान का चैप्टर 2। ठीक है, आज होगी चैप्टर की रीडिंग। चैप्टर 1 हम रीड कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं। और आज हम करेंगे चैप्टर 2। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है वो पीछे की वीडियो देख के चैप्टर 1 को ज़रूर करें। ठीक है, और ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इधर से बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स हम यहाँ करते हैं, एक दिन हम रीडिंग लेते हैं बुक की, नेक्स्ट डे हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 चैप्टर 2। आज आपके चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। मेन बात है कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर 2 भोजन के घटक। तो चलिए बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन क्या होता है? जिसको खाने से हमारे शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है, और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लेसन रीड करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ कि आप पहले चैप्टर 1 को जरूर पढ़ें, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 2 है। तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स करें, फिर आप चैप्टर 2 करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, फिर है कि भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया हुआ है लेसन 1 में, तथा इन्हें मानचित्र से अंकित किया गया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। ठीक है, तो भारत में जो है वो खाने की विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब कि वैरायटीज पाई जाती हैं। इधर स्टेट वाइज खाना जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ की कुछ प्रसिद्ध डिश कुछ भी हो सकती है, फेमस डिशेज कुछ भी हो सकती हैं स्टेट वाइज। तो इसलिए बताया गया है चैप्टर 1 में कि भारत में विविध प्रकार का वैरायटीज ऑफ फूड मिलता है। ठीक है, तो इधर आपकी एक्टिविटी फर्स्ट आ जाती है। अब है आपकी एक्टिविटी फर्स्ट कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना हुआ कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन और सब्जी हो सकती है। इसमें दही तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण टेबल 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटने हैं आपको। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इस सारणी में 2.1 में दर्शाई गई विधि से इसको पूरा कीजिए। फिर है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वो सब खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोग यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अब है 2.1 में कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप क्या होते हैं, पेड़ पौधे या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, पोषक ये आपका एक कीवर्ड आया है, तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है। पोषक तत्व क्या होते हैं? वो पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं और जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। फिर है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? मतलब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या सब चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज लवण मिल सकते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। तो आइए अब हम परीक्षणों से जान लेते हैं कि हमारे भोजन में किस किस प्रकार के तत्व जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी।
आपको कुछ परखनलियां तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। फिर है कि इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं आप। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर आप कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास न करें। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। तो आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, किस भोजन में हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हैं, मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, खाते ही जिसे हम एनर्जेटिक फील करते हैं, जैसे कि गेहूं, केला, चावल। ठीक है, इनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। फिर है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दें। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है और 1000 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन बन जाता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। ठीक है, फिर है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से हम परीक्षण कर सकते हैं। अब मंड के लिए परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट के लिए तो हमने परीक्षण कर लिया। फिर है कि मंड के लिए परीक्षण कैसे होगा। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद हम डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, जब हम आयोडीन विलयन की कुछ ड्रॉप्स उसके ऊपर डालेंगे तो उसका कलर देखेंगे हम, कैसा चेंज होकर के कैसा हो गया है। तो यह अगर नीला है या काला हो गया तो नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वो चेंज जो है कलर ब्लैक या फिर ब्लू हो गया है तो उसमें मंड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से ये बच्चे इधर बैठ के परीक्षण कर रहे हैं इसी तरीके से आपको करके देखना है। ओके, नेक्स्ट है कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है और किसमें नहीं है। ठीक है, अब है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है, मैंने आपको साथ साथ कुछ चीजें बुक के ऊपर लिख के दी हैं जो आपको समझने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी काफी इजी लैंग्वेज दी होती है, लेकिन जो ये वाली लैंग्वेज है ये हम डेली रूटीन में जो यूज करते हैं वो लैंग्वेज है जो मैंने आपको लिख के दी हुई है। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी जरूर नोट करें अपनी बुक में जहां मैंने की हुई है। अगर जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो एक नोटबुक बनाए साइंस की अलग से, क्लास 6 की। ठीक है, तो वहां अपने साथ साथ चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम डाल के और ये चीजें भी लिखें और साथ में उनकी एक्सरसाइज करें। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए इसी प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि शरीर के मरम्मत में प्रोटीन सहायक होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की मरम्मत कौन करता है, जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उनको दोबारा से रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन। मांस, मछली, दाल और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब है कि प्रोटीन के परीक्षण के किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दें। आपने क्या देखा, ठीक है, देखो जिस तरीके से ये बच्चा कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है ना, इधर देखो आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, और हमेशा परीक्षण कोई भी करें आप बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट से, स्किन से टच नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके, आगे आपका लेसन है कि अगर उस परखनली के पदार्थ का कलर जो है वो बैंगनी हो जाता है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वो ड्रॉप डालने से जो खाना लिया था आपने थोड़ा सा अमाउंट में, अगर उसका कलर बैंगनी हो जाता है, पर्पल कलर अगर वो शो करता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पे भी अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है। फिर से आपको इसे एक कागज के टुकड़े पर
लपेट के और उसको कूटना है। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे जमा हो गए हैं? क्या कागज के किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस पर एक धब्बे धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वसा क्या है। वसा वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनमें तेल होता है। वसा वाले वो पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है? तेल होता है। वसा से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा वाले जो भी चीजें हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और वसा ज्यादा होने से हमें मोटापा हो जाता है। सरसों, नारियल, दूध, घी, मूंगफली आदि में ये पाई जाती है वसा, और शरीर में ये संचित हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ? वसा वाले वो पदार्थ होते हैं जिनमें तेल की मात्रा पाई जाती है, और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। वसा ज्यादा होने से हमें मोटापा हो जाता है। सरसों, नारियल, दूध, घी, मूंगफली आदि में फैट सबसे ज्यादा होता है और शरीर में ये है संचित हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या यह एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ उपस्थित जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? ठीक है, तो हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों में हमें क्यों आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये अब मतलब आपका लेसन कहना चाह रहा है कि ये जो चीजें होती हैं ये एक खाने में हमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन इन चीजों की हमें आवश्यकता क्यों होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब हम ये देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा में खाने में अधिक ऊर्जा मिलती है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज बताए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत बताए हुए हैं। क्या क्या? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, इन सब से आपको क्या मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपको वसा के कुछ स्रोत बताए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है मूंगफली, गिरी का मतलब कि काजू, बादाम, अखरोट, ये जो होते हैं ना इनको, और फिर तिल, इनसे आपको क्या मिलती है? वसा। और नीचे है मांस, मछली और अंडे, मक्खन, दूध, घी, क्रीम, इन सब से आपको क्या मिलती है? वसा। नेक्स्ट पेज पे आपको प्रोटीन के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं बच्चे? चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। ठीक है, और है मांस, मछली, पनीर, अंडे, ये सब आपके प्रोटीन इन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं फिर से अपना। ये आपके फोटोज कुछ दी हुई थी, साथ साथ इजी हो जाता है, इनसे भी आपको समझना बहुत कुछ। फिर है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के कुछ एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी चीजों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ से आप इन पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे कि विटामिन ए किसमें हेल्पफुल होता है? हमारी त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये दिखाए हुए हैं आपके 2.7 में, फिगर 2.7, फिगर 2.6 फ्रूट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, इधर विटामिन सी दिखाए। विटामिन सी हमें किन से मिलता है? खट्टे फलों से। और ये विटामिन डी किससे मिलता है आपको? दूध, मक्खन, अंडे और मछली से। और
फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाए हुए हैं आयोडीन के कुछ स्रोत, ठीक है। फिर यहाँ पे फास्फोरस के कुछ स्रोत, फास्फोरस किससे मिलता है आपको, दूध, केला, चावल। फिर है लोहे के कुछ स्रोत, लोहा मतलब आयरन आपको कहाँ से मिलता है, सेब, पालक, इन सब चीज़ों से। और फिर है नेक्स्ट कैल्शियम के कुछ स्रोत, वो आपको कहाँ से मिलता है, दूध और अंडों से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इन चीज़ों से मिलती हैं। अब है हमारा लेसन। हमारे शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सूरज, ठीक है, धूप। तो अब ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है, ये दोनों आपस में बात करें कि क्या हमारे शरीर में भी विटामिन डी बनता है। तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों कुछ स्रोत 2.10 में दिखाए गए। ये मैंने आपको पीछे सारी फिगर्स दिखा दिए, ठीक है। फिर है कि अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी 2.2 में भी देखा कि इस समय इस बात का अवश्य देखा होगा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, ठीक है। चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न जैसे कि दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है तथा इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। आहारी रेशे, ये आया ना शब्द इधर ऊपर, आहारी रेशे। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, शरीर से अपच भोजन को बाहर निकालने में हमारा काम करते हैं। तो वो कौन है, जैसे कि वाटर मतलब पानी, ताजा फल, सब्जियां, ठीक है, जिनमें थोड़ी बहुत पानी की प्रेजेंस पाई जाती है, वो सब चीजें आहारी रेशे होते हैं। फिर है बच्चे नेक्स्ट, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने से शरीर को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। लिक्विड चीजें जब भी हम लेंगे तो उससे हमारी पानी की पूर्ति साथ साथ होती रहती है, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। इनके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अन्य स्रोत क्या क्या हैं जिससे हमारे शरीर को जल प्रदान होता है। एक्टिविटी 3 में आपको बताया गया है कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें, मतलब कि उसको देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है कि किसमें कितनी पानी की मात्रा है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी है, ठीक है। तो हमें पानी पीते रहना चाहिए और कुछ जो है हमारे भोजन से भी उसकी पूर्ति होती रहती है साथ साथ। फिर है 2.3 में संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, देखो ये मैंने आपको इधर ही डेफिनेशन लिख के दी हुई है कि भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हों उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार। मतलब जब आप एक टाइम खाना खाते हैं, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए कि इसमें कितनी एनर्जी देने की चीजें हैं, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना विटामिन है, अगर वो अबो एवरेज वो खाना है तो उसको आप क्या बोलेंगे, संतुलित आहार। फिर है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक हो और न ही बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बताया है ये मैंने आपको शॉर्ट इजी लैंग्वेज में यहाँ बता दिया है कि भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, उसी भोजन को हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है?
क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वंतित भोजन, ठीक है, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ भोजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको खाने से भी सभी प्रकार के पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। फिर है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। तो सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो धो के काटनी चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जो काट करके धोनी चाहिए। ठीक है, फिर है हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने की आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझो ने पूछा, हर समय वसायुक्त खाना ही भोजन सर्वोत्तम है? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अंततः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन खाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होती है और ये देखिए बूझों ने अपना क्या हाल बना लिया। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो आपको बताई गई ना, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, ये सब हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, वो मोटापे का कारण होते हैं। मोटापा बीमारियों का कारण बनता है आगे चल के। अब है अभिजन्य रोग। अभिजन्य रोग मतलब कि मोटापा जो किसके कारण होता है? वसा के कारण होता है, फैट के कारण होता है। तो तली भुनी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि वह कभी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उस अभाव में से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां होना और पेचिश रोग होना। ठीक है, यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी 2.3 में आपको दिखाई गई है। आगे दिखाती हूँ आपको टेबल। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिक विविधता होने पर आहार में पोषक तत्वों का वितरण जो है वो सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन की आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो अब तक हमने क्या जाना कि जो अगर हम लंबे समय तक कोई भोजन हम खा रहे हैं और उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है तो हमें क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया है इधर खत्म। कल है आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज आप लेसन को एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।